हेलो एवरीवन, क्लाइमेक्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज आप यह वीडियो एक नए चैनल, जी हाँ, आपके अपने क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर के नाम से जो चैनल बनाया गया है उस पर देख रहे हैं, तो फटाक से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होंगे, जो भी अपडेट्स होंगे, आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे और पढ़ाई वाले कंटेंट भी यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है। और हाँ, बोर्ड बाबा भी चलता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन की दुनिया में पहले से हम लोग बोर्ड बाबा से जुड़े हुए हैं, तो उस पर भी पढ़ाई का आपका हर एक कंटेंट, हर एक अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है। तो चलिए, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के यहाँ यानी ऑफलाइन क्लासेस क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में प्रत्येक महीना मंथली टेस्ट होता है। जी हाँ, मंथली टेस्ट होता है ना। तो मंथली टेस्ट होता है तो उसके बाद से आपको प्राइज़ भी मिलता है। प्राइज़ के बारे में सभी को पता ही है। यदि आप 9th क्लास में हैं, अगर आप 100% करते हैं तो आपको 400 का इनाम मिलता है। 10th क्लास में है तो 500 का मिलता है। अगर 11th क्लास में है तो कितना का मिलता है? 1200 का मिलता है। और अगर 12th क्लास में है, आर्ट्स से या साइंस से, तो आपको 1500 रुपये का इनाम मिलता है। ठीक है। तो इस महीने भी यानी कि मार्च 2026 में भी आप लोगों ने अपना मंथली एग्जाम दिया है। तो चलिए पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को खूब बढ़िया से मिला लीजिए। अगले क्लास में आपसे पूछा जाएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, कितना आपका सही है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन खूब बढ़िया से मिला लीजिए लोग। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा गया है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण पूछा है तो आलसी होता है। तो किधर है आलसी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुराण शब्द का विशेषण क्या है? पुराण का पौराणिक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, ग्राम शब्द का विशेषण क्या है? ग्राम शब्द का विशेषण क्या है? तो ग्रामीण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह नया मॉल है, इस वाक्य में नया जो शब्द है वो क्या है? तो नया विशेषण है। तो कहाँ है विशेषण? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, हाँ, आदर शब्द का विशेषण क्या है? तो आदर का आदरणीय होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिव शब्द का विशेषण होगा, शिव का शैव होता है, शैव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? इतिहास का ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक टिक मत कर दीजिएगा, ऐतिहासिक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? तो स्वर्ण का स्वर्णिम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, अंकुर का विशेषण क्या होगा? तो अंकुर का अंकुरित होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अंकुरित में बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर अंकुरित में छोटी की मात्रा है। तो अंकुरित होता है, अंकुरित नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला है, सबधन कौन सा विशेषण है? सबधन, इससे परिमाण का बोध हो रहा है। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन याद आ रहा है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल आता है तो संख्यावाचक विशेषण अनकाउंटेबल आता है, तो क्या आता है? परिमाणवाचक विशेषण आता है। तो इसलिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल, ये भी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, तो ये भी परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, परिमाणवाचक विशेषण है, इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? नया, 5, थोड़ा सा। जी हाँ, थोड़ा सा परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में विशेषण का भेद नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए, प्रविशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक या संख्यावाचक। तो अब देखेंगे, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक, ये विशेषण के भेद थे। प्रविशेषण विशेषण का भेद नहीं होता है, बल्कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है, विशेषण की विशेषता, हाँ वही वाला आ गया क्वेश्चन, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ लोग कौन सा विशेषण है? तो लोग काउंटेबल नाउन है, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, यानी गणनीय संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, इतना याद रखिए। अलग अलग जगह का नाम दिया है, तो दिल्ली यहाँ पे लिखा गया है। 1956 याद रखिएगा। ठीक है। अगर एग्जाम में दिल्ली न भी दे, कब हुआ था ये पूछे, तो 1956 आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? तो मूक नायक बाबू अखबार है, जो कि भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था?
तो इनका जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। अब ये निधन पूछ रहा है, तो निधन कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1961 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो बदरघाट पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, तो दिसंबर में हुआ था, याद रखिएगा, तो 6 दिसंबर 1823, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मैक्स मुलर का जन्म किस देश में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, तो विलहेल्म मुलर था, याद आ रहा है, विलहेल्म मुलर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 तक हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है, हाँ, फलांगस योजना किस समाजवादी विचारक से संबंधित है। अब यह आ गया आपका इतिहास का दूसरा लेसन, समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, तो याद रखिए, आपको बताया गया था समाजवाद के दो भेद, माने दो प्रकार समझाया गया था, यूटोपियन समाजवाद और एगो वैज्ञानिक समाजवाद। शुरुआत में यूटोपियन समाजवाद था, उसी से प्रेरित होकर वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। तो यूटोपियन समाजवाद में चार्ल्स फॉरियर का नाम आया था, लुई बला का नाम आया था। तो चार्ल्स फॉरियर जो थे वो फलांगस योजना से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है साम्यवादी घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, 1848 में हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है दास कैपिटल पुस्तक को क्या कहा जाता है, तो समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, जो कि कार्ल मार्क्स जी के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है समुद्री संसाधन राष्ट्रीय संसाधन में कितनी दूरी तक माने जाते हैं, तो आपको बताया गया था अपवर्जक क्षेत्र 200 किलोमीटर, तट रेखा से 200 किलोमीटर, याद रखिएगा, अंदर तक वो राष्ट्रीय होता है, बाकी का आगे का हिस्सा जितना होता है उस पर सभी देश का हक होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, वही आप आ गया, क्या है, तो अभी मैंने बताया समुद्र में 200 किलोमीटर की दूरी तक तट रेखा से, याद रखिएगा, तो किधर है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, समुद्र में 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, निम्न में कौन भौतिक संसाधन है, आपको याद आ रहा है, संसाधन दो बताया गया था शुरुआत में, जैविक संसाधन और एक भौतिक संसाधन। तो पूछा है भौतिक संसाधन कौन है, तो भौतिक संसाधन इसमें तो जल हो जाएगा। आप देखिए वनस्पति, मछली, पक्षी, ये जैविक संसाधन है। ठीक है, और ये जल क्या है, भौतिक संसाधन है। अगला आप खुद से बता सकते हैं, बताइए निम्न में कौन जैविक संसाधन है, तो देखिए तो इसमें भौतिक संसाधन कौन कौन से हैं, तो भौतिक कौन है हो जाएगा बाबू, मृदा हो जाएगा, खनिज हो जाएगा और जल हो जाएगा। वन्य जीव क्या है, तो जैविक संसाधन हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में कौन सेवा संसाधन का उदाहरण है, आपको बताया गया था आज के समय में गायक की, गायकी, शिक्षक के द्वारा पढ़ाना, ये सभी भी क्या है, ये सेवा संसाधन के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किनका है, तो जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं, जैव और अजैव। कौन कौन होते हैं, जैव और अजैव, याद रखिएगा, तो जैव और अजैव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है उपयोगिता के आधार पर संसाधन होते हैं, ये भी दो होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अगला है स्वामित्व के आधार पर कौन सा संसाधन शामिल नहीं है। जी हाँ, स्वामित्व के आधार पर पूछ रहा है कौन सा संसाधन इसमें है जो शामिल नहीं है। स्वामित्व के आधार पर कितने होते हैं, तो व्यक्तिगत होता है जो स्वामित्व के आधार पर होता है, सामुदायिक भी स्वामित्व के आधार पर आता है, राष्ट्रीय भी स्वामित्व के ही आधार पर आता है। जैव जो संसाधन है, अभी हम लोगों ने देखा जैव संसाधन कौन ना, जैव और अजैव किस में आ रहे थे, उत्पत्ति में आ रहे थे। ठीक है, इसलिए स्वामित्व कौन नहीं है, तो जैव नहीं है। अगला क्वेश्चन है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन के चार प्रकार होते हैं, संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। ठीक है, याद रखिए, तो ढूंढ लीजिए किधर है, संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत संसाधन किस आधार का वर्ग, देखिए व्यक्तिगत, व्यक्ति यानी मैं स्वयं, स्वामित्व के आधार का है। ठीक है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है नवीकरणीय संसाधन किस आधार पर वर्गीकृत है, नवीकरणीय ऊपर आया था, याद आ रहा है, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, तो उपयोगिता के आधार पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है साइडर मिरर के रूप में उपयोग होता है, आप खुद देखिए और संदीप सर से कहिए दिखाने के लिए कि कौन सा मिरर का उपयोग होता है। ठीक है, तो हमारे यहीं पे खत्म होता है, खूब बढ़िया से मिला लीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं क्लास में, तब तक 1 मिनट हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।
चलिए अब साइंस का क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 41 से, ठीक है। एक सवाल दिया यहाँ पर, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। तो साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक मिनट, उत्तल दर्पण, ध्यान देखिए लोग। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए बोला उत्तल लेंस से होगा नहीं, अवतल लेंस से भी नहीं होगा, सी दोनों ये भी नहीं होगा, तो डी क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग के किरण का विचलन अधिक होता है? तो याद कीजिए, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो इसका क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है, इससे 7 कलर प्राप्त होता है, 7। और यहाँ पर जो 7 रंग की रंगीन पट्टी बनती है, इसमें सबसे नीचे क्या होता है? बैगनी होता है, और सबसे ऊपर क्या होता है? लाल होता है। बेजानी हप्पी नाला, पढ़े होंगे लोग, बेजानी हप्पी नाला। तो सवाल क्या दिया है? किस रंग के किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक विचलित कौन हुआ है? बैगनी हुआ है ना, यानी बैगनी हुआ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? परितारिका आइरिस का होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु। तो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है? अनंत पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है, जिसमें 3 आयताकार होता है और 2 त्रिभुजाकार होता है। तो ऑप्शन इसमें क्या बोला है? कितने सतह होता है? कितने सतह? 5 सतह। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, बी धनात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होती है? ऋणात्मक होती है ना, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है। ध्यान देंगे, समतल दर्पण बोला, एक समतल दर्पण बना लेते हैं। प्रकाश की किरण यहाँ पर टकरा रही है, तो दर्पण देखिए, हम बोला कि दर्पण पर कितना डिग्री? 60 डिग्री का कोण। इसमें आपतन कोण का बात नहीं किया है, दर्पण पर 60 डिग्री कोण बनाते हुए आपतित हो रहा है, यानी दर्पण के साथ कितना कोण बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। अभी टकराएगा तो कन्फर्म में परिवर्तन होगा, और यहाँ पर अभिलंब होता है। अब सवाल में क्या पूछा गया है? उसका परिवर्तन कोण होगा। परिवर्तन कोण हम किसका मान निकालना है? आर का मान निकालना है। और हम जानते हैं आई और आर बराबर होता है। आई और आर क्या होता है? बराबर होता है। इस फोटो में किसका मान निकालना है? आर का मान निकालना है। और जब ये अभिलंब है तो पूरा कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो 60 है तो आई का मान कितना होगा? 30 होगा। तो जब आई का मान 30 डिग्री, तो आर का भी मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, पानी में तैरती मछली अपनी वास्तविक स्थिति से दिखाई पड़ती है। जब हम लोग पानी में मछली को देखते हैं तो हमें वास्तविक स्थिति से क्या होता है? थोड़ा ऊपर दिखाई देती है, ऊपर दिखाई देती है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बोल रहे हैं नीचे, बी बोल रहे हैं ऊपर, सी बोल रहे हैं वास्तविक स्थिति पर, डी बोल रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो जो मछली होती है अपनी वास्तविक स्थिति से क्या होती है? ऊपर दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण, अब यहाँ बोला आई का मान 0 नहीं है, ठीक है, और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? सिचुएशन समझिए क्या दिया है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण, ये ऊपर वाला मान लेते हैं सघन माध्यम में, नीचे वाला मान लेते हैं विरल माध्यम में। जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है और आपतन कोण का मान 0 नहीं लेना है। चलिए, तो यहाँ पर 0 तो है नहीं, आपतन कोण का मान अभिलंब होता है ना, यहाँ पर 0 तो है नहीं। तो सघन से विरल में तो क्या होता है? अभिलंब से दूर भागता है, इनको इधर भागेगा। तो ये वाला है आई और ये वाला क्या है? आर। अब आप ही बताइए आई और आर में क्या संबंध दिख रहा है? तो आर का मान बड़ा है, आर का मान आई से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। आई का मान आर से क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है आई का मान आर से बड़ा, ये तो गलत हो गया ना, आई आर बराबर, ये भी नहीं होगा। आर का मान आई से बड़ा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टी कर देंगे। तो यहाँ बोला है सघन माध्यम से विरल माध्यम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की फोकस दूरी f और क्षमता p हो तो f प्लस p बराबर 0.5 कैसा होता है क्या? तो बताइए f और p में क्या संबंध होता है? तो हम लोग पढ़े लोग p बराबर 1/f, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है? f और p एक साइड दिया है, तो इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा? p इंटू एफ हो जाएगा। तो p इंटू एफ बराबर 1 कहीं दिया है? ऑप्शन नंबर डी में है f इंटू p बराबर 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। सवाल यहाँ पर 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो देखिए 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होता है। लेंस से उत्तल लेंस तो धनात्मक होगा, तो इसका आंसर क्या ए होगा? नहीं ना होगा, ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल, क्योंकि अवतल रहता तब ना माइनस में होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है, बी टी करना। ओके, आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कैसे? पी का फॉर्मूला था 1/f, एफ का मान दिया है 1 मीटर, तो 1/1 यानी कितना आ गया? 1 आ गया, तो 1 डायोप्टर, सिंपल। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए सभी जगह पर समाई मोटाई का कैसा होता है? जैसे मान लीजिए हम उत्तल लेंस से बना लेते हैं, हालांकि 3 टाइप का उत्तल लेंस होता है, ऐसे पढ़े थे लोग। एक और, चलो हम इसी की बात करते हैं, ध्यान देंगे। अब उत्तल लेंस क्या होता है? तो किनारे पर पतला होता है, बीच में क्या होता है? मोटा होता है। तो यहाँ बोल रहा है सभी जगह समान मोटाई का, तो गलत हो गया।
बीज की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ऐसा होता है क्या? किनारों पर मोटा है? नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर बी कैंसिल। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, सही बात है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ओनली काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कौन लेंस द्वारा? अवतल लेंस द्वारा। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरण पुंज हो गया। देखिए अभिसारी किरण पुंज बोला है ना, तो बनाकर देख लेते हैं। ये समतल दर्पण है, अभिसारी किरण पुंज, तो अभिसारी क्या होता है? एक ही बिंदु पर मिलता है, मान लीजिए इस तरह किरण आ रही है, ध्यान दीजिएगा। अब तो ये टकरा के इधर जाएगा और ये वाला टकरा के इधर जाएगा, तो आपतित वाला अभिसारी था, तो परिवर्तित तो वाला क्या है? अपसारी है। देखिए तो परिवर्तित किरण क्या होंगी? अपसारी होंगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, टिक कर देंगे। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होता है? +1 होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, टिक कर देंगे। क्यों होता है ये सब पढ़े थे हम लोग, क्वेश्चन आंसर भी किए थे लोग। अगला सवाल देखिए ध्यान से। सवाल दिया यहाँ पर, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परिवर्तन कोण क्या होगा? अब देखिए किरण लंबवत आ रही है, तो टकरा कर इसी रास्ता पर चला जाएगा। हमें निकालना है परिवर्तन कोण। तो परिवर्तन कोण क्या होता है? परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो अभिलंब तो इसी पर न होगा, तो अभिलंब परिवर्तित कोण के बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति स्पष्ट देख सकता है, तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसमें बोला स्पष्ट देख सकता है, तो किसको देख सकता है? निकट की वस्तुओं को। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर यदि है MgCl2 का विलयन है, इसमें कॉपर डाल रहे हैं, तो क्या कॉपर Mg को बाहर कर सकता है? तो कोई भी तत्व अन्य तत्व को तभी उसके विलयन से बाहर करेगा जब ये तत्व अधिक्रियाशील हो। तो क्या कॉपर मैग्नीशियम से अधिक्रियाशील है? नहीं है, ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। हमें बोला कि विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो ये सब कैसे पता कर पाता है? तो इसके लिए वो क्रियात्मक होता है ना, सीरीज जो पढ़े तो याद होना चाहिए। सक्रियता श्रेणी, तो सक्रियता श्रेणी के लिए ट्रिक भी था, क्या था? कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जेन फरारी, फिर भी है, ये हाइड्रोजन है, क्यों हारी, एजी एयू। एयू मैंने क्या हुआ? सुना हुआ, ठीक है। अब बताइए इसका मैंने पोटेशियम इससे अधिक क्रियाशील है, तो ये क्रियाशीलता देखिए सक्रियता घटते गया है, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन में क्या था? क्या मैग्नीशियम को कॉपर बाहर कर सकता है? देखिए तो कॉपर कहाँ पर है? यहाँ पर है मैग्नीशियम, यहाँ पर। तो मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है, तो क्या कॉपर बाहर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि कॉपर क्या है? कम क्रियाशील है। तो ऑप्शन ए खत्म। क्या सिल्वर को कॉपर बाहर कर सकता है? देखिए तो सिल्वर यहाँ कॉपर था, राइट, कॉपर तो अधिक क्रियाशील है, तो सिल्वर को बाहर कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी, बी हो जाएगी, यानी रिएक्शन होगा। आगे भी चेक कर लेते हैं, क्या कॉपर सोडियम को बाहर कर पाएगा? देखिए तो सोडियम यहाँ पर है, कॉपर वहाँ पर नहीं कर पाएगा। आयरन को सिल्वर नहीं कर, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? तो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। क्या आयरन कॉपर को बाहर कर सकता है? देखिए तो आयरन अधिक क्रियाशील है, तो कर सकता है। क्या कॉपर से तो अधिक क्रियाशील ही ना है। क्या जिंक कॉपर को बाहर कर सकता है? देखिए तो जिंक यहाँ पर है, जी बिल्कुल कर सकता है, जिंक कॉपर को बाहर कर सकता है। क्या जिंक आयरन को बाहर कर सकता है? जिंक आयरन से अधिक क्रियाशील है, यानी जिंक आयरन को बाहर कर सकता है। क्या कॉपर जिंक को बाहर कर सकता है? देखिए तो नहीं कर सकते, नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल में क्या बोला गया है? कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? तो डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर जो है जिंक से कम क्रियाशील है, इसलिए जिंक को बाहर नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X क्या है? तो एक तत्व क्या है? कॉपर है, याद कीजिए। तो जब कॉपर को क्या करते थे? गर्म करते हैं, तो क्या बन जाता है? CuO बन जाता है, और किस रंग का हो जाता है? काला रंग का हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बोला उस तत्व X क्या है? X क्या है? कॉपर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सवाल कहते हैं यहाँ पर, पदार्थ X जिसके जलीय विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए होता है, का रासायनिक सूत्र है। तो बताइए किस पदार्थ के जलीय विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए किया था? वो पदार्थ क्या है? चूना, यानी कॉपर ऑक्साइड है, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। बताइए हम लोग मार्केट से क्या खरीद लाते हैं? ये लेते हैं। ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है। अब इसमें जैसे हम पानी डालते हैं, ये ठोस अवस्था में है, जैसे इसमें पानी डालेंगे तो ये विलयन तैयार हो जाए। तो क्या विलयन बनता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या हो गया? विलयन। इस प्रोसेस में बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। ये कैसा प्रक्रिया है? उसमें छेपी प्रक्रिया। देखते हैं चूना को जब पानी डालता है क्या होता है? एकदम उबलने लगता है, यानी उसमें से उष्मा निकलने लगता है, ठीक है। अब देखिए ये जो विलयन है ना, इसी विलयन का उपयोग हम क्या करते हैं? दीवार की सफेदी करने के लिए करते हैं। तो ये विलयन किसका है? इसी का ना है। तो सवाल में क्या पूछा गया है?
कि पदार्थ X जिसके जलीय विलयन का उपयोग किया जाता है, तो यानी इस पदार्थ के बारे में बोला है। यदि सिर्फ सवाल में ऐसा रहता है कौन जलीय विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए करते हैं, तो आंसर क्या होता है CaOH का होल 2। लेकिन इसमें बोला किस पदार्थ के जलीय विलयन, तो हम क्या टिक करेंगे CaO टिक करेंगे। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आता है सर, तो दीवार की जब सफेदी करते हैं तो उतना चमक नहीं आता, लेकिन जैसे सूखता है तो चमक आ जाता है। तो दीवार की सफेदी करने के 1-2 दिन बाद चमक क्यों आता है, तो ध्यान दीजिए कैसे चमक आता है। तो दीवार पर हमने तो ये चढ़ा दिया, ठीक है। अब ये वाला क्या होता है ना, CaOH का होल 2 वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, सब अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभिक्रिया करता है। अब अभिक्रिया करके क्या बनाता है CaCO3। अच्छा ये सूखेगा तो H2O बाहर निकलेगा, तो H2O निकल जाता है। अब ये जो बनता है नहीं वाला, इसी कारण क्या होता है दीवार पर चमक आता है, दीवार पर क्या आता है चमक आ जाता है। और इत्तेफाक से संगमरमर का भी सूत्र क्या होता है CaCO3 होता है। तो जब हम दीवार को सफेदी करते हैं तो 1-2 दिन बाद क्या होता है उस पर एक पतला लेयर बन जाता है किसका, CaCO3 का। इसी कारण क्या होता है चमक आ जाता है, ठीक है। चलिए हालांकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, किसके विलयन का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी करनी है। अगला क्वेश्चन, आलू चिप्स के थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो आलू चिप्स का थैला हो चाहे कोई भी पैकेट हो, उसमें जो खाना है खराब नहीं, इसके लिए कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करते हैं। क्यों करते हैं तो याद कीजिए लोग, पहला बात कि नाइट्रोजन हमें इजीली मिल जाता है, यह क्या होता है गंधहीन होता है, यह अविषैला होता है, यह कमरे के ताप पर क्या होता है अक्रिय होता है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करेगा। जब ये रिएक्शन नहीं करता है तो क्या होता है खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग क्या इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। वायुमंडल में लगभग कितना परसेंट पाया जाता है 78% पाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, निम्न में कौन सी संयोजन अभिक्रियाएं हैं, बताना है कौन संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए ये वाला, क्या संयोजन अभिक्रिया है, देखिए तो क्या संयोजन अभिक्रिया है, नहीं, एक पदार्थ टूटे 2 पदार्थ बन रहा है, तो कैंसिल। 2 पदार्थ मिलकर एक बन रहा है, जी बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया है। आगे भी देखते हैं, ये भी दोनों मिलकर एक बन रहे हैं, भी संयोजन अभिक्रिया है। तो डी में दिया है बी और सी दोनों, तो सही बात है बी और सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक करो, ओके। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन संयोजन अभिक्रिया नहीं है। देखिए तो ये 2 पदार्थ मिलकर बने थे, संयोजन है ना, लेकिन हमें बताना है कौन नहीं है। इसमें एक पदार्थ टूट 2 पदार्थ बन रहा है, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना सूत्र क्या होता है CaOH का होल 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बिना बुझा हुआ चूना कौन है, ये वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे के कील को डुबाया गया है, ध्यान देंगे। आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। अब बताइए एक विलयन में हमने लोहा के कील को डुबाया और विलयन का रंग बदल गया, तो आखिर क्यों बदला, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभिक्रिया हुआ, कौन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया हुआ। तो लोहा यदि किसी यौगिक से तत्वों को बाहर किया होगा तब ना विलयन का रंग बदला होगा। ऐसा हम लोग पढ़े भी थोड़ा याद कीजिए लो, क्या होता है जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, तो क्या करता है लोहा कॉपर को बाहर करता है, इसलिए क्या होता है विलयन का रंग कैसा होता है, नीला से हरा हो जाता है। तो ये बात हम लोग पढ़े थे लोग। तो इसमें बोला है रंग बदल रहा है, तो कन्फर्म में रंग बदल रहा है, नहीं इसमें रिएक्शन हुआ है। तो बोला है उस जांच परख नली में उस जांच परख नली में विलयन था, बताना है कौन सा विलयन था। ऑप्शन है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट होगा क्या, जिंक सल्फेट होगा, चेक करते होगा नहीं होगा। तो क्या डाला था आयरन, क्या आयरन जिंक को बाहर कर सकता है, देखिए तो नहीं कर सकता है, क्योंकि जिंक अधिक रेसिल है ना, कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, तो जिंक अधिक रेसिल, आयरन के बस की बात नहीं बाहर करना है, यानी रिएक्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा कैंसिल। क्या आयरन कॉपर को बाहर कर सकता है, कर सकता है, यही होगा, बट आगे भी चेक करते हैं। आयरन को बाहर नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। आयरन एल्यूमिनियम बाहर कर सकता है, नहीं कर सकता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे, ओके। जो कॉपर सल्फेट विलयन होगा किस रंग का होगा, नीला रंग का होगा, गहरा नीला होता है, एकदम गहरा दिखाई देता है। जैसे लोहा कील डालते हैं तो क्या होता है, कॉपर को कर देता है बाहर, तो बना देता है आयरन सल्फेट। इसमें क्या रिएक्शन थोड़ा ध्यान दीजिए, कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें हमने क्या डाल दिया लोहा कील यानी Fe जो कि ठोस अवस्था में है। ये क्या करता है कॉपर को बाहर करता है, तो क्या बनाता है आयरन सल्फेट प्लस क्या कॉपर बाहर हो गया ठोस अवस्था में। अब देखिए ये किस रंग का था, नीला, तो नीला में भी कहते हैं एकदम गहरा नीला, और ये बनता है हरा रंग का, होता है हल्का हरा, ठीक है। अब बता दें आपको, ये तो हो गया, ठीक है। तो सर ये कॉपर कहाँ पर क्रिएट होता है, तो जो लोहा कील डाले हैं तो उसी के सतह पर जमा होने लगता है, लाल क्या रेडिश ब्राउन बोलते हैं, लाल भूरा रंग का हो जाता है। जो लोहा डालते हैं, लोहा जैसे रिएक्शन हो जाएगा ना, तो उसमें लोहा पर जमा हो जाएगा कौन, कॉपर, लाल भूरा रंग में, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, H2S प्लस I2 यानी हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फर बनता है, कौन उपचायक है। सबसे उपचायक क्या होते हैं, तो वैसे पदार्थ जिनका अपचयन होता है, क्या होता है, जिनका होता है अपचयन, उसे हम क्या बोलते हैं उपचायक, क्या बोलते हैं उपचायक,
ठीक है। तो जिनका अपचयन होता है उस उपचयक बोलते हैं। तो बोले उपचयक कौन है, तो हमें पहचान है किसका अपचयन हो रहा है, तो अपचयन। तो सर अपचयन तो देखिए, तो जब किसी पदार्थ में H2 का योग या O2 का ह्रास होता है उसे हम बोलते हैं अपचयन, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं अपचयन। तो देखते हैं किसका अपचयन हो रहा है। देखिए तो यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ हाइड्रोजन है और देखिए इसमें से H निकल गया तो क्या बन गया, सल्फर बन गया। तो हाइड्रोजन का ह्रास यानी उपचयन है। क्या है, उपचयन। सर यहाँ पर आयोडीन है, आयोडीन में आगे हाइड्रोजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का योग ही क्या होता है, अपचयन होता है। तो इसका मतलब है कि आयोडीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो जब इसका अपचयन तो ये वाला क्या होगा, उपचायक होगा। इसमें उपचायक कौन है, आयोडीन है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव में अवघटित हो जाता है। चेक करते हैं। ऑप्शन ए KCl, बी HCl, सी NaCl, डी AgBr। तो हम तो पढ़े थे लोग, AgBr सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, अवघटित हो जाता है। या सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट आता है तो क्या होता है, ये अवघटित होता है। क्या बनता है, सिल्वर प्लस ब्रोमीन, सिल्वर प्लस ब्रोमीन संतुलित कर लेते हैं, यहाँ दो, यहाँ दो। ठीक है। इस अभिक्रिया का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, लोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। क्या करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। ये बात हम लोग पढ़े थे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्वेश्चन दिया था सूर्य प्रकाश के प्रभाव में अवघटित हो जाता है, कौन होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, AB प्लस CD, AD प्लस CB अभिक्रिया का नाम क्या है। सब किस प्रकार अभिक्रिया है, तो यहाँ A और B एक साथ था और यहाँ C और D, इसमें धनायन A है, ऋणायन B है, धनायन C, ऋणायन। अब इसमें A के साथ कौन है, इसमें D आ जाएगा, तो A के साथ D आ गया और C के साथ B आ गया, तो CB। तो कौन सा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, C। तो C टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए एक हो गया खत्म, अब मैथ देखते हैं। अब देखते हैं मैथ का सवाल, क्वेश्चन नंबर 71 दिया है यहाँ पर। यदि cos A बराबर 4/5 हो तो tan A का मान क्या होगा। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। इसका मतलब यदि B का मान 4, H का मान 5, तो P का मान कितना है, 3 आ जाएगा। और tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, P/B। तो P का मान कितना है, P का मान 3 और B का मान कितना है, 4, तो 3/4। ऑप्शन नंबर क्या होगा, B। तो B टिक कर दो। ओके, चलिए ऐसे भी देखिए थोड़ा सा, B का मान है 4, नीचे 4 चाहिए, तो नीचे 4 किस में था, सिर्फ इसमें था, ये ना बिना P निकाले भी इसे बना सकते थे। अगला क्वेश्चन, यदि साइन A बराबर 1/2 हो तो कॉट A का मान क्या है। अच्छा बताइए, साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी A का मान 30 डिग्री आ गया, तो यहाँ 30 रख दीजिए। कॉट 30 का मान क्या होता है, तो कॉट 30 मान √3 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, A। टिक कर देंगे। सर यहाँ पर 3/4, 5/6 इस टाइप का रहता है, क्या करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट से बना लेते हैं। इसको 4/5, तो कॉस कितना का मान 4/5 है, क्या वो पता है, नहीं ना पता है, इसलिए हमने इसको ऐसे बना दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। सवाल दिया यहाँ पर, कॉसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस 10, यानी इसका मान क्या होगा। ठीक है। सबसे पहला बात, क्या आप कॉसेक 75 प्लस थीटा का मान जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो चेंज करेंगे। कैसे, तो कोसेक का संबंध पूरक कोण के संदर्भ में किससे होता है, सेक थीटा से होता है, तो लिख देंगे सेक। अब इसका पूरक कोण क्या होता है, इसका पूरक कोण कितना होगा, तो 90 से घटा लीजिए। तो 90 डिग्री में से क्या घटाना, इसको घटाना है 75 डिग्री प्लस थीटा, तो कितना है यहाँ पर 90 डिग्री माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो कितना 75, 90 में से 75 कितना गया 15 डिग्री, तो गया 15 डिग्री माइनस थीटा, कितना गया 15 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका मतलब हुआ कि कॉसेक 75 प्लस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक 15 डिग्री माइनस थीटा। ओके, चलिए अब ये 15 माइनस थीटा है ना, तो यहाँ पर इसको हम चेंज नहीं करेंगे, 15 माइनस थीटा वाला को चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज कर लेते हैं। तो कितना यहाँ पर माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा, माइनस है तो माइनस, क्या 10 55 प्लस थीटा का मान जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो चेंज करेंगे 10 का रिलेशन कॉट से। इसका पूरा कोण क्या होगा, तो ये थीटा है तो माइनस थीटा लेना होगा, कट जाए, क्या यहाँ रखे ताकि जोड़ने पर 90 हो जाए, तो बताइए कितना कितना रखेंगे, तो यहाँ 35, एक मिनट 45, हाँ 35 डिग्री, देखिए तो 5 5 10 5 3 8 किलो, सही है। अब ये 35 माइनस थीटा तो इसको चेंज नहीं करेंगे, तो प्लस कितना यहाँ पर कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस में खत्म, ये माइनस में, ये प्लस में खत्म, तो रिजल्ट कितना गया 0 आ गया। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर a बटा बी हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बटा h, p का मान a, h का मान b, हमें क्या निकालना होगा कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b बटा h। ओके, अब बताइए h का मान तो b है, कन्फर्म में बटा नीचे b आ गया, देखिए कहीं b दिया है b, अच्छा एक मिनट, सिर्फ ऑप्शन सी में दिया तो ऑप्शन सी टिक कर देंगे, और तो कहीं दिया नहीं है, बड़ी से सॉल्व भी कर लेते हैं। b का मान निकालना है, तो बताइए p और h दिया है b, तो b का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो h का मान कितना है b, तो बी स्क्वायर, अब इसका मान कितना है a, तो a स्क्वायर, तो माइनस a स्क्वायर, तो क्या गया b स्क्वायर a स्क्वायर b, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ये सवाल दिया यहाँ पर, यदि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो, साइन अल्फा माइनस बीटा को निम्नलिखित में किस रूप में बदला जा सकता है? अब देखिए cos अल्फा माइनस बीटा बराबर 0, ध्यान दीजिए। अब देखिए cos कितना का मान 0 होता है? तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो इसका मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब स्पष्ट है कि इसका मान 90 डिग्री है। तो बोला कि साइन अल्फा माइनस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, साइन अल्फा माइनस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन देखिए तो बीटा बीटा अल्फा अल्फा, अच्छा अल्फा भी दिया है बीटा भी दिया है। ओके चलिए, तो एक काम करते हैं ना, इसको किसी एक वेरिएबल के रूप में बदल देता है, या तो अल्फा को बीटा में तो बीटा को अल्फा। मान लीजिए हम अल्फा को बीटा में बदले तो क्या होगा? तो बताइए क्या होगा? जैसे अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा को 90 डिग्री माइनस बीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन है तो साइन अल्फा को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बीटा, पहले से है बीटा, तो कितना गया? साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, कितना गया? कॉस 2 बीटा आ गया। कितना गया? कॉस 2 बीटा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। तो बीटा आ गया। अच्छा मान लीजिए इसको हम अल्फा के रूप में बदलते तो क्या होता है? तो उसके लिए बीटा बदलना पड़ता है, थोड़ा सुबह चेक कर लेते हैं। तो कितना हो गया यहाँ पर? साइन अल्फा माइनस बीटा है, साइन है तो साइन, अल्फा है तो अल्फा माइनस, बीटा को चेंज करते हैं, तो बीटा को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, तो यहाँ जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो कितना गया यहाँ पर? साइन अल्फा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो कितना गया यहाँ पर? साइन ये आ गया 2 अल्फा माइनस 90। क्या कभी सब पढ़े हैं लोग? क्या नहीं पढ़े हैं लोग ना? तो ये तो हो गया 10 से बाहर, लेकिन इसको भी बना सकते हैं एकदम। इसमें माइनस कॉमन ले तो साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, ये आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो हो जाएगा माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? माइनस कॉस 2 अल्फा, माइनस कॉस 2 अल्फा। ठीक है, ताकि इसका आंसर मिल चुका। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टी कर दूँ, बट इसका ये भी आंसर सही है। आप आगे क्लास में आएंगे तो पढ़ेंगे, 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 1 डिग्री 10 2 10 3 इन सब का मान क्या होगा? ओके, अब देखिए 10 1 का मान पता है, नहीं पता है तो चेंज करना पड़ेगा। 10 का रिलेशन कोड से, और 1 का पूरा कोण क्या होगा? 89 डिग्री होगा। 10 2 नहीं पता, चेंज करते हैं, कोट 2 का पूरा कोण 88 डिग्री। अब थोड़ा एक पैटर्न एनालिसिस कीजिए इसमें, कोट 89 और यहाँ पर 10 89, तो 10 इंटू कोट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोट 88, तो इसके बगल में 10 88 होगा, तो ये भी कैंसिल होगा। तो शुरू वाला देखिए, फर्स्ट लास्ट, इसमें सेकंड, इसमें का सेकंड कैंसिल, थर्ड कैंसिल, फोर्थ कैंसिल, सब कैंसिल। तो कौन बचेगा? एक बीच वाला बचेगा, बीच वाला बचेगा, वो कौन है? 45। और 10 45 का मान क्या होता है? 1। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी टी करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि cos 9 अल्फा बराबर साइन अल्फा हो और 9 अल्फा का मान 90 डिग्री से कम हो तो tan 5 अल्फा का मान क्या होगा? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो cos 9 अल्फा या साइन अल्फा, किसी एक को चेंज करना होगा, इसको नहीं तो इसको, कौन एक को चेंज कर ले? मान लीजिए हम इसको चेंज करते हैं, तो कितना है? cos 9 अल्फा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos अल्फा को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस अल्फा, पूरा कोण के रूप में। तो साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस अल्फा। अभी cos cos से में कैंसिल, तो 9 अल्फा का मान कितना आ गया? 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये अल्फा इधर है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 10 अल्फा हो जाएगा, तो 10 अल्फा का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। तो अल्फा का मान आ गया 9 डिग्री। कितना गया? 9 डिग्री। तो अल्फा का मान 9, तो यहाँ 9 रखे तो 9 बचे 45। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सी टी कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल दिया यहाँ पर, त्रिभुज ABC के एक समकोण, देखिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है। तो हम क्या करेंगे? अब एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कोण C बोल दिया, समकोण, तो यहाँ पर C लिख देंगे, समकोण है। अब कहीं भी A लिख दे, कहीं B लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या बोला गया है? cos A प्लस B का मान क्या होगा? हमें क्या निकलना है? cos A प्लस B। अब इस फोटो में A प्लस B का मान कितना होगा? तो जब वही 90 है तो A प्लस B भी कितना आएगा? 90 आएगा। यानी cos 90 का मान पूछा है, तो cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर दो। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, इस साल भी एग्जाम में आया हुआ है, फाइनल एग्जाम में। सवाल दिया है साइन A प्लस साइन स्क्वायर A का मान 1 है, तो cos A स्क्वायर प्लस cos के पावर 4 A का मान क्या होगा? अब देखिए सर, यहाँ पर साइन वाला टर्म दिया है, हमें cos के बारे में पूछा है, तो क्या यहाँ से cos निकाल सकते हैं? कैसे कैसे हमेशा लिख सकते हैं? साइन A बराबर, भाई प्लस दे रहे तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ साइन A है तो साइन A। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा? cos स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब है कि हम cos स्क्वायर A को हम साइन A लिख सकते हैं ना। तो यहाँ तो ठीक है, cos स्क्वायर इसे हम क्या लिख सकते हैं? साइन A। ये सर इसे क्या लिखेंगे? तो बताइए cos के पावर 4 है, ध्यान देंगे, cos के पावर 4 को हमेशा लिख सकते हैं cos स्क्वायर A का स्क्वायर, कि स्क्वायर स्क्वायर फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर का बदले साइन लिख सकते हैं, साइन है। एंड हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर बदले लिख देंगे साइन है, तो हो गया साइन A, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर A। अब देखिए, तो cos स्क्वायर A प्लस cos के पावर 4 है, इसका मान कितना आ गया? साइन A प्लस साइन स्क्वायर A आ गया ना। अब ये कहीं दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है सर, इसका मान कितना दिया? 1 दिया है,
तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 कॉस बीटा बराबर 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, हालांकि पढ़े भी साइन कॉस बराबर का होता है जब दोनों एक दूसरे का क्या हो पूरक कोण है, यानी 90 डिग्री हो जोगफल। लेकिन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साइन कितना का मान 1/2 होता है बताइए। हम जानते हैं साइन कितना का मान 1/2 होता है 30 डिग्री, तो लिख देंगे 30 डिग्री, यानी अल्फा का मान 30 है। कॉस कितना का मान 1/2 60 डिग्री, तो लिख देंगे 60 डिग्री। अब बोला गया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान है 30 और बीटा का मान है 60, तो 30 + 60 कितना होगा 90, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी कर दो। ठीक है, बट वो जानना क्यों इंपॉर्टेंट था कि साइन और कॉस बराबर कब होते हैं, जब दोनों एक दूसरे का पूरक कोण हो, इसलिए इंपॉर्टेंट था ना। सर 1/2 था तो आप बता दिए। अच्छा क्या होता है मान लीजिए यहाँ पे सर होता 3/5, तो क्या सोच पाते कितना कोण है। अब मान लीजिए सोच भी लेते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट इसको याद कर लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज, ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है, तो क्या होगा 5 होगा। तो इसमें पता है क्या होता है, 3 के सामने वाला कोण 37 होता है और 4 के सामने वाला कोण क्या होता है 53 होता है। मान लीजिए जानते, तो थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं। मान लेते हैं कि इसको यहाँ पर लिखा रहता है 5/8। अब बताइए क्या होता है। अब तो नहीं आते हैं साइन कितना का मान 5/8 होता है, तो इसलिए आपको एक यूनिवर्सल तरीका भी जानना चाहिए। वो तरीका क्या है, ध्यान दीजिए। सर साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों बराबर है कि नहीं है, तो कहीं मान लीजिए हम लिख दिए यहाँ पर साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा। अब दोनों बराबर है, एक मिनट, बीटा है ना, यहाँ बीटा लिखेंगे कॉस बीटा। अब बताइए किसी को चेंज कर देते हैं, मान लीजिए उसको चेंज करते हैं, तो साइन कॉस को क्या लिख सकते हैं साइन, अब बीटा का पूरा कोण 90 डिग्री माइनस बीटा। अब साइन से में खत्म, तो अल्फा का मान कितना गया 90 डिग्री माइनस बीटा, बीटा माइनस इधर है तो प्लस, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना गया 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा कितना गया 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 30 कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सवाल दिया यहाँ पर साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 59। क्या आप साइन 22 का मान जानते हैं, नहीं जानते तो चेंज करना पड़ेगा। तो साइन का रिलेशन होता है पूरा कोण वाला में कॉस से, तो इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। अब 22 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, तो 22 से पूरा कोण होगा 68 डिग्री। तो आगे कॉस स्क्वायर 68, यहाँ है साइन स्क्वायर 68, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, यानी ऊपर वाला एक्सप्रेशन कितना हो गया 1 हो गया। नीचे देखिए कॉस का रिलेशन साइन से, तो होगा साइन स्क्वायर 68 प्लस कॉस, ये भी कितना होगा 1 होगा, तो नीचे 1, तो 1/1 कितना हो गया 1 हो गया प्लस। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 नहीं जानते हैं, ओके डन। तो इसको ऐसे 63 रख देते, क्या यहाँ भी तो 63 है ना, इसको चेंज नहीं करते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहाँ कितना है कॉस 63। अब बताइए क्या साइन 27 जानते हैं, नहीं जानते, तो चेंज करेंगे, तो साइन का रिलेशन कॉस से 27 का पूरा कोण क्या होगा 63 होगा, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना गया यहाँ पर कॉस स्क्वायर 63, तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या, तो 1, यानी दोनों हर कितना हो गया 1 हो गया, तो 1/1 और 1/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो इसका मान क्या होगा। ओके देखिए ध्यान से, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं tan थीटा का मान। तो tan थीटा का मान कितना गया 3/4। अब इसमें दो रास्ते हैं, कौन रास्ता है सर, तो इसमें साइन कॉस यूज किया गया, तो इसको हल करके साइन कॉस निकाले, फिर यहाँ रख के हल करें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर तो आएगा बट थोड़ा सा लंबा होगा। तो एक ऐसा काम कर दे सर, यहाँ 10 का मान दिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम किस में बदल दें 10 बदल दे, तो एकदम एक्सप्रेशन को 10 में बदले, तो बताइए कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ साइन दे दी, साइन में कॉस से भाग कर दे 10 आ जाएगा। तो इस पूरे टर्म में हम यानी ऊपर नीचे किससे भाग कर देंगे, कॉस से। किसे भाग कर देंगे, कॉस से, यानी कॉस थीटा से। तो यदि इसमें कॉस से भाग करें तो क्या होगा, बताइए 4 साइन बटा कॉस क्या होगा 10 थीटा माइनस, यहाँ भी कॉस से भाग करते, कॉस बाई कॉस कितना गया 1 आ गया, बटा 4 है तो 4 साइन बाई कॉस क्या होगा 10 थीटा, अब प्लस कॉस बाई कॉस क्या होगा 1 होगा। तो यही एक्सप्रेशन ऐसे आ गया। अब बताइए क्या हो गया, 4 है तो 4 tan थीटा का मान कितना दिया है 3/4, लिख देंगे 3/4, अब माइनस 1 है तो 1, अब बटा में 4 है तो 4, 3/4 अब प्लस 1, ये 4 और 4 खत्म है, 4 और 4 ऊपर आ गया, 3 में से गया 2 और नीचे आ गया 3 1 4, और 2/4 कितना आएगा 1/2, 1/2 देखिए कहीं दिया है 1/2, ऑप्शन नंबर सी, तो सिटी कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो इसका मान पूछा है। ऐसे तो इसको हमेशा लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। बताइए साइन और कॉस बराबर कब होता है 45 डिग्री पे, मानी दोनों सेम है तो साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है ना। नहीं इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे तो सोच पाएंगे थीटा का मान 45 तो जल्दी बन जाएगा। जो नहीं सोच पाए उनके लिए उपाय क्या है, कोई वो चेंज कर दीजिए, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन साइन खत्म तो थीटा इक्वल टू कितना गया 90 डिग्री माइनस थीटा, ये माइनस इधर है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना है 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ से थीटा का मान कितना गया 45 डिग्री, तो थीटा का मान आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा 45 रखते तो कितना गया साइन के पावर 4 45 डिग्री, साइन के पावर 4 45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा कॉस
पावर में 4, यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री। अब बताइए साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, पावर में 4 है तो 4, कोस 45 1/√2 और पावर में 4 है तो 4। ये कितना क्या बताइए, चूंकि दोनों सेम है तो इसलिए ऐसा लिख सकते हैं 2 × 1/√2 पावर में 4 है तो 4। ये कितना है 2 × बताइए, 1 का पावर 4, 1 √2 का पावर 4 क्या होगा, तो √2 × √2 × √2 × √2, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, कितना गया 4, तो यहाँ पर गया 4, तो 2 दूना 4, यानी कितना गया 1/2 आ गया। तो फाइनली इसका आंसर कितना गया 1/2, एंड ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा। क्या आप साइन 45 प्लस थीटा का मान जानते हैं, नहीं जानते हैं तो चेंज करेंगे। तो साइन का रिलेशन कोस है तो कोस, इसका पूरा कोण क्या होगा, तो पूरा कोण निकालिए 90 में से घटा लेंगे, या सोचिए तो इसमें क्या जोड़े ताकि पूरा कोण आ जाए 90 डिग्री आ जाए 90 डिग्री। तो थीटा हटाना होगा तो माइनस में लेंगे, 45 में क्या जोड़ते हैं 45, देखिए तो क्या एक दूसरे पूरा कोण है। अब ये 45 माइनस थीटा को नहीं बदलेंगे, तो यहाँ पर 45 माइनस थीटा है तो इसको नहीं बदलना, तो इसको उतार लेंगे। तो माइनस कोस 45 डिग्री माइनस थीटा, क्या दोनों सेम है, अभी प्लस में ही माइनस में, तो खत्म हो गया, नहीं कितना गया 0। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है। एक खंभा का बात किया है, छाया का बात किया है। ये वाला है खंभा और ये वाला है छाया। सवाल में क्या दिया है 6 मीटर ऊंचे खंभा, यानी इसका ऊंचाई दिया है 6 मीटर, छाया कितना दिया है 2√3 मीटर, तो ये दिया है 2√3 मीटर। तो बोला है उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है, छाया इधर बने सूर्य इधर होगा, तो यहाँ पर उन्नयन कोण बनता है थीटा। थीटा का मान निकालना। अब बताइए इस कोण के लिए सामने वाला दिया है नीचे वाला दिया है, सामने वाला है पी नीचे वाला है बी, पी और बी किस में होता है 10 में होता है ना, तो लिख देंगे 10 थीटा बराबर p/b। इसी को हल करेंगे, 10 है तो 10, थीटा का मान नहीं पता है तो छोड़ देते हैं, थीटा ही रन देते हैं। थीटा के लिए p कितना है 6 और b कितना है 2√3, लिख देंगे 2√3, तो कितना है 2 3 6, यह √3 हो जाएगा। तो 10 थीटा का मान √3 आ गया, 10 कितना का मान √3 होता है 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, 80 कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 86, ध्यान देंगे। सवाल यहाँ पर 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा क्या होगा। ठीक, तो सर 1 माइनस साइन के पावर 4 तो नहीं पढ़े थे, क्या इसको हमेशा ले सकते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर दो, ध्यान देंगे। किसका मान निकालना है 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा, तो 1 माइनस इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ भी हम स्क्वायर लगा सकते हैं। अब आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का मान दिया 1 और प्लस बी का मान दिया साइन स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी हो गया। इसी तरह क्या हो गया यहाँ पर ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर कोई फॉर्मूला होता है, नहीं होता, इसको एज इट इज उतार लेंगे। लेकिन ये तो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा। देखिए तो कहीं ऑप्शन में दिया है कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इंटू, यानी ऑप्शन नंबर ए दिया है, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा तो डिग्री फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तो 80 कर देंगे। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया यहाँ पर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2, तो कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर का मान क्या होगा। अब कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर चाहिए और हमको ये इक्वेशन दिया गया है, कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर कर दे तो बताइए क्या होगा। तो यहाँ गया कॉस स्क्वायर कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर, तो क्या होगा फॉर्मूला ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब बराबर है तो बराबर, यहाँ कितना है 5/2, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। ठीक है, तो हमें इसका मान निकालना है कॉस स्क्वायर प्लस सेक, यानी इसका मान निकालना है तो इसको हमको इधर भेजना पड़ेगा। तो कॉस इंटू सेक क्या होता है 1 होता है, तो कितना यहाँ पर देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये तो 1 हो जाएगा ना, तो 2 एकम 2, यहाँ कितना है 25/4, प्लस दे रहे थे क्या हो जाए माइनस हो जाते हैं 25/4 माइनस 2, तो कितना दिखाई दे रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, जो हमें निकालना था गया। सॉल्व कर लेते हैं, इसके एलसीएम कितना आएगा 4, तो 25 माइनस 8, 25 में 8 कितना गया कितना गया 17/4, कोई दिया 17/4, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो होता है, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ना। ऐसे देख साइन स्क्वायर माइनस 1 होता है, नहीं ना होता है, तो जब इसमें माइनस कॉमन लेते क्या बन जाएगा, ये जो माइनस में था प्लस में जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब बटा में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस है तो माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल, तो कितना गया -1, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके,
सवाल लिखिएगा यहाँ पर cos थीटा बराबर a बाई बी हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। दो तरीके से बना सकते हैं, कैसे, इसका फॉर्मूला था b बाई एच, क्या होता है b बाई एच, हमें जो निकालना है इसका फॉर्मूला था p बाई एच, तो एच का मान है b, यानी बटा में b आना चाहिए। देखिए बटा में कहीं भी दिया है, अच्छा यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है, तो हई तो दो कैंसिल हो गया। अब यह दो में कौन हो तो हल करना पड़ेगा ना, तो हल करते हैं। अब तो हमें p की जरूरत है, तो p का फॉर्मूला क्या होता है, p का फॉर्मूला, तो p का फॉर्मूला तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच का मान है b तो बी स्क्वायर, अब माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, तो यहाँ पर b का मान दिया है a, तो यहाँ लिख देंगे a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहीं दिया, ऑप्शन नंबर बी में, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक करो। ओके, एक और तरीका क्या हो सकता है सब समीकरण के उपयोग से, साइन निकालना है कॉस दिया है, तो साइन को कॉस के रूप में बदल सकते हैं कैसे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना है a बटा बी, तो यहाँ लिख सकते हैं a बटा बी का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अब तो इसका एलसीएम कितना आएगा बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है तो नीचे वाला बाहर कर सकते हैं, तो बाहर करने क्या होगा, देखिए तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कर क्या होता है आप लोग का पेपर का डिस्कशन खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग जो भी बनाए होंगे सब सही होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।